हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक MEG 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कैनन इन इंडिया। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को इनकी लाइफ के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है बहुत इजीली समझ आ जाएगा, पर पहले इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और ये पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था। और इनकी जो मृत्यु थी, इनको मारा गया था, असेसिनेशन हुआ था इनका, वो हुआ था 30 जनवरी 1948 में। और ये जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे अहमदाबाद से 1877 में। और 1888 में ये जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में चले गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए। तो ये लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे, राइटर थे। और ये जो थे, इनका जो एक्टिव ईयर था जब से इन्होंने अपने नॉन वायलेंट मूवमेंट और सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिए थे, वो था 1893 से लेकर के 1948 तक, जब तक इनका असैसिनेशन नहीं हो गया। इनका जो नोटेबल वर्क है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये इनका ऑटोबायोग्राफी है एक तरीके से, और ये बहुत ही फेमस है। और ये जो थे, ये जो थे प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 साल के लिए, 1924 से लेकर के 1925 तक। और इनकी जो पत्नी थी, वो थी कस्तूरबा गांधी। तो ये था इनकी लाइफ के बारे में। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये अपनी डिग्री कंप्लीट करके 1891 में जो है लॉ की स्टडी कंप्लीट करके इंडिया आते हैं, और बॉम्बे में अपना लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनकी प्रैक्टिस जो है ना, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती। तो इनको क्या होता है कि 1893 में इनको जो है एक न्योता मिलता है। न्योता कहाँ से मिलता है? साउथ अफ्रीका से मिलता है। इनको जो है एक मुस्लिम मर्चेंट का, जिनका नाम अब्दुल्ला होता है, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है। और ये इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि मुंबई में इनका जो करियर होता है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो ये जो है साउथ अफ्रीका जाने का फैसला करते हैं और चले जाते हैं। जब साउथ अफ्रीका में ये जाते हैं, तो यहीं पर इनके साथ जो है, इनके सारे के सारे जो है व्यूज़ हो गया, पॉलिटिकल व्यू, और इनके एथिक्स हो गया, ये सारी की सारी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ये डेवलप होती है साउथ अफ्रीका में। तो इनकी जो लाइफ चेंज होती है, वो एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में चेंज होती है। और इसीलिए ये ऐसा इसीलिए होता है, क्योंकि जब ये जो है वहाँ पर जो है सफ़र कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इनको तब पता चलती है कि ये जो इंडियन और ब्लैक पीपल पीपल के साथ कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। जब इनके खुद के साथ ऐसा होता है, इनके स्किन के कलर की वजह से इनके साथ भेदभाव होता है। जब ये एक ट्रेन में जा रहे होते हैं, फर्स्ट क्लास कोच में बैठे होते हैं, ये टिकट लिया होता है, इन्होंने ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इनको जो है फर्स्ट क्लास कोच से जो है निकाल दिया जाता है। क्योंकि फर्स्ट क्लास कोच में सिर्फ और सिर्फ तब जो थे यूरोपियन बैठ सकते थे, और कोई नहीं बैठ सकता था। तो गांधी को फर्स्ट क्लास कोच से उतरने को कहा जाता है। जब इन्हें ऐसा कहा जाता है, तो ये मना कर देते हैं कि मैं नहीं उतरूंगा। तो उन्हें ट्रेन से जो है धक्के दे करके निकाला जाता है। और तब गांधी जो है देर रात तक वहीं स्टेशन के ऊपर जो है बैठे रहते हैं, और सोचते हैं कि ये कितना बुरा है, मतलब ये क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कैसे सह लेते हैं और कैसे होता है। तो इन्हें जो है, ये जो है सोचते हैं कि मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ, और मुझे जो है वहाँ पर जा कर के प्रोटेस्ट करने चाहिए, और इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो ये जो है सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, वो साउथ अफ्रीका से शुरुआत करते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। ठीक है ना? गांधी फेमस थे इनके नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट के लिए और इनके सत्याग्रह के लिए, ये हम सबको पता है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है गांधी के नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट की। और इसी नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट से उन्हें जो है सक्सेस मिलती है, और कुछ दिनों के बाद उन्हें जो है उस ट्रेन में बैठने दिया जाता है, फर्स्ट क्लास कोच में। तो ये जो है मतलब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वो जो है साउथ अफ्रीका के कुछ और जितने भी वहाँ साउथ अफ्रीका में कुछ और साल रुकते हैं, और वहाँ के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट ये जो है फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरह से उनके मसीहा बन जाते हैं, और वहाँ के इंडियन जो है गांधी को एज अ लीडर देखने लग जाते हैं। और लोग सोचने लग जाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ गांधी ही सॉल्व कर सकते हैं, और कोई नहीं सॉल्व कर सकता। तो गांधी के जो नॉन वायलेंस के मेथड होते हैं, सत्याग्रह के मेथड होते हैं, वो अपने आप को जो है, मतलब लोग जो है इनको जो है यूनिक लगते थे लोगों को, और यूनिक तरीके से इनके मेथड को लेते थे। और सब लोग इनके मेथड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे उस टाइम।
तो गांधी जो थे साउथ अफ्रीका में एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनने लगे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। लोग उनको जो है एज अ लीडर देखने लगे, तो वो उन लोगों की आवाज़ बनते थे जिन लोगों के पास अपनी कोई आवाज़ नहीं होती थी, वॉइसलेस लोगों की आवाज़ बनते थे। और इसके बाद क्या होता है कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं जा करके कि वो जो है इंडिया आए और इंडियंस की प्रॉब्लम को भी देखें और समझे और हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लड़े। और गांधी उनकी बात मान लेते हैं और गांधी जो है इंडिया आ जाते हैं। तो ये तो थी गांधी की थोड़ी सी लाइफ की एक झलक कि इन्होंने क्या क्या किया और कैसे ये इस मुकाम तक पहुंचे थे कि लोग इनको जो है लीडर मानने लगे थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि इन्होंने जो कैनन में जो सुधार किए हैं, जो इंडिया में सुधार लाए हैं, वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 1915 में जो है एज 45 में जो है वो इंडिया वापस आ गए थे और यहाँ के लोगों के साथ इन्होंने मिलजुल करके काम करना शुरू कर दिया था। और इंडियन कांग्रेस का भी इन्होंने ढांचा बदल के रख दिया। जैसे ये इंडिया में आए, कांग्रेस को जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, इन्होंने चेंज कर दिया अपने आइडियाज़ से। गांधी के आने से पहले जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी इंडिया में, उस टाइम उनका सिर्फ एक ही गोल था, मतलब उस टाइम उनका जो था ना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक ही पर्सपेक्टिव था। उन्हें किसी ना किसी तरह से आज़ादी चाहिए थी, इससे आगे उनकी कोई सोच नहीं थी। तो कैसे, और उनको था कि कैसे भी कुछ भी करके उनको आज़ादी पानी है। तो वो जो लोग थे वो सफोकेटेड फील करने लगे थे इंपीरियलिज्म की वजह से, जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर राज करती थी तो हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह से सफोकेटेड फील करने लगे थे। तो इसका परिणाम ये हुआ था कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सोचा कि वो चीज़ों को जो है एनालाइज करेंगे और लिखेंगे। तो उन्होंने लिखना तो स्टार्ट कर दिया था गांधी के आने से पहले ही। और उनका ट्रू पर्पस था कि लोगों को जागरूक करना कि ये जो ब्रिटिशर है ये क्या गलत कर रहे हैं, और लोगों को इंस्पायर करके उन्हें जो है कॉमन स्ट्रगल में जोड़ना, अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की लड़ाई में जोड़ना उन सारे लोगों को। तो जब गांधी की एंट्री हुई इंडिया में, तो जो गांधी थे वो मतलब उन्होंने इसी मुहिम को काफ़ी आगे बढ़ाया। उन्होंने इसी चीज़ को समझा कि इसकी ज़रूरत है और ये सही बात है, क्योंकि गांधी ने देख लिया था कि एक्चुअल स्ट्रगल है सब लोगों को एक साथ जोड़ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगेंस्ट में खड़ा करना, सबको जोड़ना और अगेंस्ट खड़ा करना। क्योंकि इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग सोच विचार के लोग हैं, तो सबको एक साथ एक मंच पे इकट्ठा लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उस टाइम। और गांधी के मुताबिक ये जो है तभी पॉसिबल, ये जो है तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता था जब तक इंडियन खुद की तरफ ना देखते और जितनी भी उनकी वीकनेस है, फॉल्ट है, उन्हें ये लोग जो है ख़त्म ना करें। मतलब सबसे पहले तो घर से शुरुआत करनी होगी ना, अगर कुछ चेंज लाना है दुनिया में तो खुद में शुरुआत करना होता है। तो गांधी का यही मानना था कि खुद से शुरुआत करने की ज़रूरत है पहले तो। और इन सुधारों के लिए गांधी ने जो है अपनी पॉलिटिकल प्रैक्टिस में से जो सारे मेथड यूज़ किए थे उन्होंने स्टार्टिंग में, जो साउथ अफ्रीका में अपनाए थे, जैसे सोशल वर्क हो गया, लोगों को इकट्ठा करना हो गया और उनको मतलब जोड़ना हो गया एक दूसरे के साथ। तो ये सारे मेथड गांधी ने जो है अपनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जो इक्वालिटी और कॉमनैलिटी है वो हमारे आसपास से ही शुरू होती है। तो लोग तभी इन चीज़ों को अपनाएंगे जब वो जो है रियलिटी में किसी इंडिविजुअल, मतलब किसी पर्सन का बिहेवियर वैसा देखेंगे, जब वो चेंज होता हुआ चीज़ों को देखेंगे तभी वो अपनाएंगे, जब वो सामने देखेंगे। तो इसीलिए औरों के साथ साथ जो है खुद को भी पहचानना और सोसाइटी में अपने इम्पोर्टेंट, एक सोसाइटी में जो है इम्पोर्टेंट पार्ट बनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद को सोसाइटी के साथ जोड़ना, अगर आप जो है पॉलिटिकल लाइफ का हिस्सा है तो आपको लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट में खुद को जो है लोगों के सामने खोल कर रख देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लोगों के साथ अटैच होना, उनको जो है अपने बारे में बताना और उनके बारे में जानना। तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल था वो जल्द ही जो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया उस टाइम का। और जो आम इंडियन थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके साथ जुड़ने का तरीका बन गया है। तो जैसे जैसे ये नीति और ये जो सोच है गांधी ने दी कांग्रेस पार्टी को, तो इसने जो है इमीडिएटली अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया पुअर और मिडिल क्लास लोगों को, जो मतलब बहुत गरीब लोग होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, तो वो भी जुड़ना स्टार्ट हो गए।
तो इस तरह से जब गांधी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसे जो है मतलब उसे जो है प्रेजेंट किया, और सिर्फ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बताई कि इन्होंने कि आइडियोलॉजी कैसी होनी चाहिए कॉलोनी में, सोसाइटी में, मतलब आइडियोलॉजी तो बताई उन्होंने, लेकिन सिर्फ यही नहीं बताया, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हर व्यक्ति की ह्यूमन डिग्निटी जो है इम्पॉर्टेंट है इस कंट्री में, मतलब हर एक व्यक्ति की, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये गांधी की सीख थी, सोच थी। और गांधी ने कहा था कि हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप है जो कि सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह है, जो कि हमारी सोसाइटी, जो हमारी कंट्री है उसकी आत्मा है। और ये किसको कहा था, किस सोशल ग्रुप को कहा था महात्मा गांधी ने? ये कहा था भारत के किसानों को। तो गांधी ने कहा था कि जो फार्मर्स हैं वो जो फार्मर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गांधी जी की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि इंडिया लिव्ड इन इट्स विलेज, जो रियल इंडिया है ना वो इसके गांव में मिलता है, गांव में बसता है। और जो इंडियंस किसान है वो बनाते हैं एक इकोनॉमिक ग्रुप, ये पूरी तरह से एक इकोनॉमिक ग्रुप बनता है जो किसान होते हैं, जो कि बेस और फाउंडेशन है इंपीरियलिज्म और फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर का। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनके ऊपर राज कर रही है ना, वो जो है फार्मर है, फार्मरों की वजह से ही वो लोग राज कर रहे हैं। और ये जो किसान है यही इकोनॉमिक बेस है उनका, जो इन ब्रिटिशरों को जो है प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक बेस। तो इंपीरियलिज्म मशीन और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इनको जो है एक तरह से फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, इनकी गाड़ी जो है वो किसानों के ऊपर ही चलती है। और ये इंडियन किसान जो है ना ये पिस रहे हैं इंपीरियलिस्टिक फ्यूडल ऑपरेशन के नीचे, मतलब इनके दबाव के नीचे, इनके बोझ के नीचे पिस रहे हैं, और अपनी लाइफ में इनको जो है कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा। आगे आने वाला इनका जो फ्यूचर है वो इनको डार्क दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जो इनके दुख को और पेन को और इनकी सफरिंग के बारे में सोच रहा है और ध्यान दे रहा है। तो गांधी ने सारे इंडियंस के किसानों को ज्वाइन किया, मतलब इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये गांधी की सोच थी। तो इन्होंने सबको ज्वाइन किया और इनको एक साथ ज्वाइन होने के लिए कहा अपनी मुहिम में, अगेंस्ट ब्रिटिशरों के अगेंस्ट, ठीक है, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट। और इस तरह से गांधी ने जो है जो जितने भी फार्मर थे इंडिया के उनको होप और विजन प्रोवाइड किया, और इंडिया के किसानों को जो है आने वाले दिनों के लिए उनको जो है होप दी गांधी ने। इस विजन की वजह से जो है ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी ग्रोथ होने लगी, ये जो है मतलब ग्रोथ होने लगी इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब इंडियन कांग्रेस को लोग जो है मानने लगे और इसके साथ जुड़ने लगे। और इस तरह से जो कैनन था ऑनेस्ट आइडेंटिफिकेशन का, जो लोगों के साथ जुड़ने का कैनन था एक तरह से, तो इसको जो है गांधी ने एक तरह से शेप दी। और क्योंकि गांधी जो थे वो आवाज बन गए थे, बहुत ज़्यादा बड़ा सेगमेंट था सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, तो उन लोगों की आवाज़ बनते जा रहे थे गांधी, और उनको जो है एक तरह से शेप दी गांधी ने। तो विपिन चंद्र ने ये कहा है अपनी बुक में, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक है नाम इनका, कि जो गांधी है ना, गांधी ने सोशल स्ट्रगल को जो है पॉइंट आउट किया, इन्होंने देखा कि क्या क्या पॉइंट है और इन्होंने जोड़ा ऑर्डिनरी लोगों को इस स्ट्रगल के साथ। और ये तभी पॉसिबल हुआ है कि गांधी जी ने जब इसके जो है कोर को समझा, मतलब इसकी बेस को समझा, इसकी गहराई को समझा, तो इसी कारण से आज जो है इसमें जो इंडियन कांग्रेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रही थी बाद में। तो ये जो चेंज लाए गांधी जी ने, गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक ये कांग्रेस में जो है ये इम्पॉर्टेंट चेंज नहीं लाएंगे तब तक ये लोग जो है मतलब कोई भी मूवमेंट जो है इंडिया में वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए गांधी जी ने जो है जो लोगों के साथ, जो मतलब बहुत ही गांव के लोग हैं या फिर कोई गरीब लोग हैं, उनके साथ जुड़े रहने के लिए इवन इन लोगों ने जो है लोकल लैंग्वेजेस तक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये लोग जो है नीचे तक पहुंच सके, रीच डाउन, मतलब नीचे तक जा सके, और जैसे कि विलेज हो गए, मोहल्ला लेवल की फॉर्मेशन कर सके। तो इसलिए इन्होंने जो है विलेज और मोहल्ला लेवल के वार्ड बनाना स्टार्ट कर दिए। और जो मेंबरशिप फीस थी कांग्रेस की उसको भी जो है 4 आना पर ईयर कर दिया, ताकि जो पुअर लोग हैं वो भी इसके मेंबर बन पाए। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ही जो कांग्रेस थी उसको जो है इवन रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर आपको कोई भी पार्टी चलानी है तो उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है।
और गांधी ने सिर्फ जो है इंडिया को सिर्फ और सिर्फ आज़ादी दिलाने में ही हेल्प नहीं की थी, इन्होंने बहुत सारे फील्ड में काम किया था। जैसे इनके कैंपेन थे ईजिंग मतलब पुवर्टी को कम करना, वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने तब तब के टाइम पे वुमेन राइट्स के लिए लड़ते थे। और जो है रिलीजियस और एथनिटी मतलब जो रिलीजियस और लोग हैं वो साथ में मिल कर के रहें, और एंडिंग अनटचेबिलिटी के लिए तब वो लोग अब तब गांधी ने काम किया था, और अचीविंग स्वराज और सेल्फ रूल के लिए काम किया था। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीब्यूशन थे वो जो गांधी जी ने हेल्प की थी न्यू कैनन ऑफ इंडिया बनाने में, तो ये थी सारी की सारी जो इन्होंने काम किए थे और जिनमें इन्होंने हेल्प की थी। तो अब हम इनके थोड़े से फिलोसॉफिकल थॉट देख लेते हैं, गांधी गांधी के क्या थे, ये किस फिलॉसफी में मानते थे। तो ये ह्यूमन यूनिटी में मानते थे, सेल्फ डिसिप्लिन में मानते थे, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी में मानते थे कि लोगों की हेल्प करो, और ट्रुथ और राइचियसनेस में मानते थे। ट्रुथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इवन यहीं से इनका सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ था ट्रुथ के बेसिस पे। और नॉन वायलेंस में तो सारी दुनिया जानती है कि ये नॉन वायलेंस में मानते थे और सोशल ऑर्डर में मानते थे। तो अब इसके बाद हम इनके थोड़े से जो है, इन्होंने जो नॉन वायलेंट मूवमेंट करी थी इंडिया में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये भी देख लेते हैं। जैसे इनका चंपारण आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस था, ये भी किसानों के लिए था और ये था 1917 में। तो इसके बाद जो है खेड़ा मूवमेंट थी 1918 में, ये भी किसानों के लिए थी। इसके बाद जो है खिलाफत मूवमेंट थी 1999 में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी 1920 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, डांडी मार्च था 1930 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट थी 1942 में। तो ये इनके बहुत ही कुछ वर्क है, बहुत ही फेमस मूवमेंट है जिनके कारण से इनको जो है वर्ल्ड में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।